सभी को नमस्कार। आज जो क्लास मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, आप लोग उसे बहुत गौर से देखिएगा। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव अ गुड लुक एट इट बिकॉज दिस विल गिव यू a 100% shot at your numerical part of pension, and that will ensure you full marks. So one responsibility that I want to give to you guys, एक responsibility जो मैं आप लोगों को सौंपना चाहता हूँ, वो ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद, इसके पीडीएफ को एनालाइज करने के बाद, और जो एडिशनल सोर्सेज आपको ग्रुपों में शेयर हो रही हैं उनके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कल तक मुझसे डिस्कस कर लेंगे, ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि इमीडिएटली वो सारी चीजें सॉर्ट हो जाए। सो कैलकुलेशन ऑफ पेंशन रिवॉल्व्स अराउंड फॉलोइंग स्टेप्स। ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। दीज आर द स्टेप्स which are to be followed in case of calculation of pension. The first step is calculating total service period, gross period of service. तो भाई सर्विस पीरियड जो है एक चीज है जो कि a very important part of calculating pension and other benefits, especially retirement benefits. Identifying qualified and non-qualified spans of services. भाई हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी कि देर आर लॉट ऑफ स्पैन्स ऑफ सर्विसेज, लाइक डाइजनॉन इज नॉट ट्रीटेड एज सर्विस whereas EXOL और मेडिकल इज ट्रीटेड एज सर्विस। वो सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पेंशन वाले पार्ट में। सो ऑल दैट has to be calculated, and then from gross period of service this non-qualified span has to be deducted, and final it will be final qualifying service called net qualifying service. तो मतलब वन में से टू को जब हम माइनस कर देंगे तो नेट क्वालिफाइंग सर्विस आएगा, जिसको हम हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करके एंड एज पर द क्वेश्चन हम कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसी कैलकुलेशन होगी आगे आपको दिखेगा। दो तीन सवाल इस वाली पीडीएफ में रखे हैं आपको समझाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट various questions I have shared with you which are from other sources and my sources as well, so we will have a good look at it. First of all, there is an example of calculation of total service period. भाई total service period अगर किसी का calculate करना है, actually there are two methods, but we will follow the method which is more rational. If you like to calculate it by doing minus, if you like to do it by minus, then you keep it to you. If that works for you, you can make it work. अगर आप माइनस वाले तरीके से करते हैं तो आप वैसे कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो एग्जैक्ट सर्विस निकल के आती है दोस्तों, आई एम सॉरी टू से, वो तो इसी मेथड से निकल के आती है। एक एक दिन अगर काउंट करना हो हमको तो दिस इज द मेथड विच वर्क्स। सो हियर इज एन एग्जांपल। इफ समवन्स डेट ऑफ जॉइनिंग इज 10th of October 1990 and the date of retirement is 31 July 2024, what will be the qualifying service period, total service period we have to calculate. So guys, in order to simplify this, इनको बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के लिए ध्यान से देखिएगा इस चीज को। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोगों को आता होगा, बट फिर भी एक बार जस्ट टू रीअफर्म what you know, I'm just putting this on. You have to do what? You have to simply break it in months, years, and days. How will you do this? First of all, let's bring it to a even surface. हमारा पहला टास्क ये है कि हम इसको एक समान पे ले आए। तो कैसे लाएंगे? डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 10 अक्टूबर 1990। सो फ्रॉम 10-10 from 10-10-1990 to 31-10-1990, सबसे पहले इस छोटे पीरियड को इवन आउट कर रहे हैं हम लोग, इन डेज की कैलकुलेशन कर रहे हैं। इट विल बी 22 days. How I have calculated? So 10 will be counted. Okay, so 10 11 12, 10 11 12, 13 14 15 16 17 18 19 20. This will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. And then from 21 to 31 there will be 11 more, so it becomes 22. 22 दिन ये हो गए। फिर हम इन मंथ्स को इवन आउट करेंगे। how you will do this? From after this, from 1st of November 1990 to 31st of December 1990. Okay, so November month and December month, 2 months, no days, no years. And now from 1st
जनवरी 1991 यानी इसके अगला टू 31/12/2023। अब तो स्ट्रेट हमने अगले 33 साल पूरे के पूरे हमने कैलकुलेट कर दिए हैं इसे। ध्यान रखिएगा, when you calculate it from 1st of January, it means 1991 is to be counted, and till 31/12/2023, that is 23 is also to be counted। ये भी काउंट करना है और ये भी काउंट करना है, 91 का पूरा साल और 2023 का पूरा साल। So you calculate it like this: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and 2000। So it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 and 23, it becomes 33 years. And then again you have a period, small period, that is from 1st of January 2024 till 31st of July. That is a 7-month period. So I will put it in the month again. So it will be 33 years, 9 months, 22 days. This is the simplest method and the most accurate method, जिसमें every day from the first day itself till the last day is counted properly. So this is the best method to calculate it। एक वो माइनस वाला मेथड भी होता है, मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहता बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एंड यू नीड 100% एक्यूरेसी एज फार एज न्यूमेरिकल्स इज कंसर्न। सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन क्वालिफाइंग सर्विस, आई वुड प्रेफर कि आप इस वाले मेथड से इस काम को पूरा करें। आई वुड जस्ट सजेस्ट यू टू डू सो। अनदर एग्जांपल इज देयर, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, आप आराम से इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ इज शेयर्ड विद यू, यू हैव अ गुड लुक एट इट and analyze that how this is calculated। again, first of all we have tried to even out the number of days, हम days को पहले even out कर लिए। then उस साल में the initial year we have even out all the months, that is August, September, October, November, December, then straight 24 years, and then the remaining period of 4 months we have। so this becomes 24 years, 9 months and 28 days। so this is a very important concept। आप क्वालिफाइंग सर्विस निकालना अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स के जब आपको हाफ ईयर्स एंड ऑल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, सो यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली। टू एग्जांपल्स आर देयर। what you should do you should find out more examples how कुछ भी हाइपोथेटिकल आप लीजिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, यू टेक हाइपोथेटिकल and try to calculate it this way। Remember when I taught you pension, तो जो पेंशन वाला हमारा पीडीएफ है, जो कि मतलब बहुत अच्छा सा बना हुआ है मेरे ओपिनियन में, मैं आपको एक बार ले जा रहा हूँ पेंशन वाले पीडीएफ में। क्यों ले जा रहा हूँ पेंशन वाले पीडीएफ में? तो अगर आप इस पीडीएफ के अंदर जाएंगे, so you will find that I have given this small table here। this table, where is it? Okay. Yeah, here also I have tried to, that 10 months emoluments यहाँ पे भी सिखाए थे एक बार। No problems। So if someone's date of birth is second day, then he's retiring on the last day of the month। If someone's date of birth is first day of the month, last working day of previous month। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरी टेबल जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी, आपको बार बार याद कर लेनी है। अगर आप आज का वीडियो देख रहे हैं और आपने इस वीडियो को रेफर कर लिया है, इस पीडीएफ को, तो मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा रेफर्ड। आप बस लिख दीजिएगा रेफर्ड, या रेफर्ड भी ना लिखना चाहे तो बस आर लिख दीजिएगा कि हाँ साहब हमने रेफर कर लिया है। वी हैव सीन दैट इफ समवन इज डूइंग दिस मच सर्विस, ही विल गेट सर्विस ग्रेचुइटी, मोर देन 10 ईयर पेंशन, इनवैलिड पेंशन इज आल्सो देयर, रिटायरिंग पेंशन इज आल्सो देयर, एंड very important that if your birthday is 2nd April, you will retire on 30 April। but if your birthday is 1st April, जो कि मेरा है 1 अप्रैल, तो मैं 31 मार्च को ही रिटायर हो जाऊँ। आई विल रिटायर ऑन 31st of March। सो दिस माइट ऑल्सो बी इम्पोर्टेंट थिंग कि वो आपको क्या करे पेपर में, ही विल नॉट गिव यू डेट ऑफ रिटायरमेंट, इंस्टेड डेट ऑफ बर्थ दे दे वो आप। सो इफ डेट ऑफ बर्थ इज गिवन, यू कैन इजीली कैलकुलेट डेट ऑफ रिटायरमेंट एज वेल। ओके, तो ये था। Now, very important, this theory part, the part that I taught you, that numerical things जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी कंडीशंस जो हैं, ये सारी जो कंडीशंस हैं वो आपको याद हो। These conditions were given in the various parts of the CCS pension rules, compiled at a place। I would not go into depth of it। मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। इफ यू डोंट रिमेंबर, दिस इज द टाइम, आप इसको गो थ्रू कर लीजिए, समझ लीजिए। दिस इज अ लिस्ट
ऑल दीज टाइप ऑफ सर्विसेज क्वालिफाई, इसको काउंट किया जाता है फॉर पेंशन बेनिफिट्स. एंड देन वी हैव सर्विसेज दैट आर नॉट काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विसेज. तो इसकी लिस्ट है पूरी की पूरी, एक गो थ्रू करूंगा आपके साथ. आई विल टेक यू थ्रू इट. सो टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोबेशनर सर्विस इज ऑल काउंटेड इफ विदाउट इंटरप्शन अपॉइंटमेंट हो जाता है या परमानेंट हो जाता है. सो इफ यू आर ऑन टेम्परेरी बेसिस, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ऑन और अ प्रोबेशनर, एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस टेम्परेरी पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और प्रोबेशन, इफ यू आर फॉलोड बाय विदाउट इंटरप्शन अपॉइंटमेंट, तो वो पूरा पूरा पीरियड पुराना वाला भी काउंट हो जाएगा. If you are a temporary status person, that is labor, casual labor, then only half of the service will be counted. PSU autonomous body जो take over हो गई हो, state government bodies if you are permanently transferred or absorbed into central government, pre-retirement service of military service in case of re-employment. So if an ex-service is re-employed into a department, or if a ex-civil officer also is re-employed, देन हिज सर्विस कैन बी काउंटेड, उनकी सेवा को भी काउंट किया जा सकता है. परंतु क्या शर्त थी मैंने बताई थी, वो शर्त थी कि उनको जो भी उन्होंने ग्रेचुइटी पेंशन कम्यूटेशन लिया है वापस रिटर्न करना पड़ेगा. इफ दे रिटर्न इट बैक टू द गवर्नमेंट, देन द सर्विस काउंट विल गो ऑन एंड ऑन, एंड व्हेन दे विल अगेन रिटायर दे विल गेट अ हायर अमाउंट, उनको और ज्यादा अच्छा पैसा मिलेगा. EXOL विद मेडिकल सर्टिफिकेट नो प्रॉब्लम. एंड इन केस ऑफ EXOL विदाउट मेडिकल, हमने ये भी पढ़ा था दैट इफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रूव्स की क्वालिफाइंग सर्विस में आएगा, या EXOL इसीलिए हुआ है क्योंकि कोई सिविल कोमोटेशन हो गया है, राइट चल रहे हैं, कुछ ऐसा चल रहा है, फॉर प्रोसिक्यूटिंग हायर साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टडीज हैं, एंड if EXOL granted then other than medical, an entry in service book not made not later than 6 months before the date of retirement period shall be treated as qualifying service. Means first of all in English, if your EXOL is not entered in your service book, entry regarding what? Entry regarding not counted as qualifying service is not made in your service books until the 6 months of retirement, it will be treated as qualifying service. यदि आपके रिटायरमेंट से 6 महीने पहले तक ये फैक्ट रिकॉर्ड नहीं किया गया कि ये क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो फिर वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट हो जाएगा. ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वहां भी दोबारा जाके सुन लीजिएगा भले. ट्रेनिंग टाइम फॉर अपॉइंटमेंट इन ग्रुप सी इज regularized, and for other group official it is decided by competent authority. Interruption after training to appointment, EXOL other than medical allowed not exceeding the joining time by competent authority. देखिए ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें. यू आर ऑन ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग पे थे, एंड फ्रॉम ट्रेनिंग टू ज्वाइनिंग, मे बी ड्यू टू डिस्टेंस एंड ऑल, देयर वाज अ गैप. सो दैट गैप कैन बी अलाउड to the time of joining time by competent authority by EXOL other than medical. Okay, but maximum joining time, यानी अगर आप ट्रेनिंग से ज्वाइन होने में जो समय ले रहे हैं उस टाइम को EXOL के रूप में आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलाउ कर सकती है, परंतु कितना, जितना ज्वाइनिंग टाइम लीव्स के ज्वाइनिंग टाइम रूल्स में मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है उतना. एंड इफ ज्वाइनिंग टाइम इज एक्सीडेड, then also EXOL can be granted, but head of the department has to declare it as qualifying service. Competent authority से काम नहीं चलेगा, HOD head of the department का approval इसके ऊपर चाहिए. Period of suspension is treated as duty if it is fully exonerated, with minor penalty मिले, only unjustified है, या if the government servant dies under suspension, every proceeding halts और फिर उसको पूरा पूरा काउंट किया जाता है. आप इसको खुद पढ़िए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. इंटरप्शन इज रेगुलराइज, वो भी चलेगा. इफ इंटरप्शंस आर नॉट इंडिकेटेड इन सर्विस बुक, दैट विल बी क्वालिफाइंग सर्विस. इफ यू आर इन फॉरेन सर्विस, अगर आप फॉरेन सर्विस पे चलेगा और अपने पेंशन कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं, लीव सैलरी का भी कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और ऐसी आप पेंशन कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, सो योर क्वालिफाइंग सर्विस विल बी काउंटेड. ज्वाइनिंग टाइम इज ऑल्सो काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस. व्हेन यू गेट ट्रांसफर, आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, वो भी QS ही होता है आपका. एंड पीरियड फॉर वेटिंग ऑन ज्वाइनिंग फ्रॉम लीव फ्रॉम पोस्टिंग ऑर्डर्स,
मीन्स आपकी ट्रांसफर हो गया बट अभी पोस्टिंग ऑर्डर नहीं आए हैं और आप वेट कर रहे हैं उसका, इट्स अ फॉल्ट एट द गवर्नमेंट साइड, स्टिल यू बी ट्रीटेड ऑन ड्यूटी। सो ये सारे अगर कहीं भी दिख जाते हैं आपको क्वेश्चन पेपर में, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू ऐड, you qualify them and service. These are the conditions which are non qualifying services. 18 साल से पहले की कोई सर्विस हो, अप्रेंटिस हो, ओवर स्टेल, period of suspension other than interruption declared not qualifying, suspension which is not allowed as qualifying service for pension, EOXL without medical on normal case or private fares. अगर विदाउट एमसी जाओगे EXOL पे फॉर प्राइवेट पर्पस, इट विल बी not treated as qualified service. Okay. If you are not paying contribution on foreign service, if you are on leave without pay, all these are not qualifying service. Now, this is a table for treatment of calculation of half years. तो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, आई ऑलरेडी टॉट दिस, दैट इफ यू हैव सर्विस ऑफ लेस देन 3 months, इट विल बी इक्वल टू 0 half years. Why half year is so important? Because while we calculate retirement benefits, we multiply half years. So this is important. अगर आपकी सेवा 3 ही महीने की आ रही है, यानी कि आपकी सेवा आ रही है say 10 years 2 months 28 days, it will be counted as 10 years only. And if it is 10 years 3 months and 2 days, it will be counted as 10.5. Okay, 10.5 years or 21 half years. क्योंकि 3 मंथ से ऊपर 9 महीने, और अगर 9 महीने से भी ऊपर है, say your service is 10 year 9 months 2 days, it will be calculated as full 11 years. Note, if any government servant completes 9 years and 9 months of qualifying service, it will be deemed as 20 half years, 10 years, and it will be entitled for pension. तो pension का entitlement half year से हो जाता है यहाँ पे, even though उन्होंने 9 साल 9 महीने की ही सेवा की. I have already taught you this somewhere else, so in the pension rules, of course. These are some other important points that you can go through at your own, and nothing much is given over there. Whatever is given, I have specifically taught you all. मैंने स्पेसिफिकली ये सब आपको पढ़ा दिया है पेंशन रूल्स के अंदर. एनहेंस फैमिली रेट पेंशन थ्योरी में भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है. प्लीज हैव अ गुड लुक एट इट, इसको छोड़िएगा मत. Gratuity admissible is maximum 66 half years. Please note, under your calculation, if someone's service is 35 years or even 40 years, then it will not be 80 half years. It can be maximum 66 half years. रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए 5 साल की सेवा चाहिए. डेथ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी में एमोल्यूमेंट्स जो कैलकुलेट करते हैं बेसिक प्लस डीए पे करते हैं, वेयर इज पेंशन के केस में वी आर टेकिंग द बेसिक पे, राइट, बिकॉज डीआर इज एडमिसिबल एट ऑल. दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. मैंने टेबल बना के सेपरेटली लिख दिया. अभी सर्विस ग्रेच्युटी ऐसी होगी, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, नॉर्मल फैमिली पेंशन, एनहेंस फैमिली पेंशन, रेजिडोरी ग्रेच्युटी, डेथ ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन. कम्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पेंशन का ऑलरेडी न्यूमेरिकल सेपरेटली ले चुका हूं मैं आपको क्लास. Okay guys, so if you're listening to my class, I want you to text me and tell me कि सर ये टेबल सही है कि नहीं है. It's your responsibility. You go to the earlier PDF, check it and response to me कि सर ये PDF सही है या नहीं है. It is your responsibility. So I'll be waiting for your reply. Yesterday also lot of you replied. I'm so glad कि आपने comment किया मुझे कि सर ये चीज हमने देख ली, वो चीज हमने देखी. It's great. It's great. Please note that the retirement benefits always rounded off to higher rupees. तो अगर आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स 1 रुपए से ऊपर कुछ भी आ रहे हैं, सो इट विल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर रुपीज. दिस इज अ गुड थिंग. ओके. डेथ ग्रेच्युटी टेबल. सो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी में तो चलो मल्टीप्लीकेशन हो ही जाएगा सर्विस पीरियड से, बट इन केस ऑफ डेथ ग्रेच्युटी क्वालिफाइंग सर्विस, एज पर क्वालिफाइंग सर्विस यू हैव टू गिव multiplication like this. Okay. This is also very important. And half months emoluments. Half months emoluments. Now one interesting thing जो आप लोग यहाँ नोटिस कर लीजिए कि जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है, it is divided by 4. So death gratuity is divided by half, 1/2. It means what? It means that actually death gratuity is double. Death gratuity is double of what? It is double of रिटायरमेंट ग्रेच्युटी. बहुत ही अच्छा पॉइंट है. सीलिंग लिमिट्स आप जानते ही हैं, पहले 20 लाख थी, अब 25 लाख हो चुकी है. अभी तक थ्योरी में चल रहा हूँ, आगे आ रहे हैं हम लोग अभी उसमें. और ये एज रिलेटेड एडिशनल पेंशन है, ये फैमिली पेंशन में भी अप्लीकेबल
होती है. दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ फैमिली पेंशन. सो एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन वुड बी एडमिसिबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पेंशन वाले पेपर में करा चुका हूँ. तो ये आपको एग्जाम्पल सारे पढ़ पढ़ा के एकदम रट लेने. न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं. फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल इज ऑर्डिनरी न्यूमेरिकल एंड गिवन इन स्वामी's book also. But the second numerical, whoever made this, I have not created this. I have imported this from someone, and this one is awesome. Very well done. Whoever has created this, or if it is given in some book, I don't know about it, but this is a very good one. This is a very good question. Compiles a lot of things. तो पहले सिंपल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. सिंपल क्वेश्चन में वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्विस. तो केवल क्वालिफाइंग सर्विस के लिए कहा है. Date of birth, appointment date, retirement date has been given, and other material details has been given. Okay, so other lot of other details has been shared. So I will take you directly to solution. Earned leave of 45 days, no problem. EL है, sanction कराई है 45 दिन की, तो ठीक है, qualify करेगी, it will be qualified. 30 days EXOL without medical certificate, but competent authority allowed for pension purpose. Problem is solved हो गया, it will qualify. Competent authority has allowed it. You have to look for such things in your exam. Half pay leave, no problem, will qualify. तो leave sanction करा के गए, कोई problem नहीं. Extraordinary leave for 91 days without MC on private affairs. This will not qualify. I have shown you above in the list also कि ये वाला qualify नहीं करता है. A government servant was placed under suspension for 75 days and specific order upon reinstatement was made. सस्पेंड किया गया और स्पेसिफिक ऑर्डर दिए गए कि भैया इसका सस्पेंशन पीरियड क्वालिफाई नहीं करेगा, नॉट क्वालिफाई. फॉरेन सर्विस एंड ही वाज कंट्रीब्यूटिंग फॉर पेंशन, विल क्वालिफाई. लीव नॉट ड्यू, it's okay, leave not due has been taken on medical certificate, it will qualify. He availed 15 days of EL from 1/7/2020 and overstayed 30 days. अब ये मैंने आपको ऊपर दिखाया था, देखो साफ से, चलो आपको ले चलता हूँ, एक बार आप देख लो. यहाँ दिखाया था ओवर स्टेल पीरियड ऑफ सस्पेंशन नॉट क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाई नहीं करता है. तो यह साफ साफ हमको दिख गया क्या कि ओवर स्टेल पीरियड हैज बीन गिवन एंड this period will not be qualified for the service. How we will calculate? This is the gross service. पहले हम gross service निकालेंगे और ये gross service वाला, ये वाला जो था ना, ये मैंने आपको सबसे पहले यहाँ करके ऑलरेडी दिखा दिया है. So this is the gross service. Okay, this is the calculation of gross. So easily done, no problem whatever. तो ये आप लोग आराम से देख लीजिए इसको. Deduct the non-qualifying service. Now, how you will calculate the non-qualifying service? Similar to this, you have to convert the non-qualifying service into years, months and days. आपको महीनों में, सालों में और दिनों में कन्वर्ट करनी पड़ेगी. क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको? नॉन क्वालिफाइंग को. So EXOL of 91 days from 1/10/2021. Okay. So you will calculate it as 3 months and 3 days. How you will do? See, from 1/10/2001, 31 days you have in October, 30 days you have in November, 31 days you have in December. This comes to 92. Total period is 95. So 3 days is still left. So 1 month, 2 month, 3 month and 3 days extra. ऐसे करके इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. Suspension from 1st of September 2022. That is September के 30 days, October 31 days, makes it 61 and you are left with 14 more days. So 2 months and 14 days will be for suspension. And 30 days after leave, तो 16/7 से 14/8 तक एक महीना पूरा. वो 30 डेज ऊपर दिया ही था आपको, सो वहीं से क्लियर हो गया था. एक महीना पूरा का पूरा. सो 6 months and 17 days. अच्छा, किसी का एक आध दिन ऊपर नीचे आ जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात उससे होती नहीं है जनरली, है ना, क्योंकि हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं. सो यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस एंड इट विल बी नेट क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 33 years, 3 months and 5 days. क्या किया? क्वालिफाइंग सर्विस में से नॉन क्वालिफाइंग सर्विस को
हमने लेस कर दिया। However, if you will convert this into half years, तो 33 into 2 will be 66 and 3 years and 5 days। आप मुझे बताओ, आपको ध्यान आ गया है ना? आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके बताएंगे आपको ध्यान आ गया है। क्या ध्यान आ गया आपको? यू रिमेंबर दैट 3 months and 5 days means 1 half year। Below 3 months, it meant 0 half year. So it becomes 67 half years. No use. Maximum 66 half years are allowed. Okay, so this is how the qualifying service is calculated. And wherever half years is used, for example, मैं आपको formulas में ले जाता हूँ फिर से जो मैंने compile किया आपके लिए. So for retirement gratuity 66 half years are, so इस बंदे को 66 half year का पूरा पूरा payment मिलेगा. For death gratuity also you will have to use this half years thing. For service gratuity, so वो gratuity period half yearly concept is very very important. तो ये आपको पता होना चाहिए. Now a very good numerical, and in this numerical you have to calculate literally everything. So it's about a person who's working in 74,000 level 11 pay matrix from July 2023. So इसका इंक्रीमेंट डेट हमको क्लियर हो गया कि अगली जुलाई में इसका इंक्रीमेंट लगेगा. ही रिटायर्स ऑन इनवैलिडेशन. तो आपको पता होना चाहिए कि इनवैलिडेशन के केस में क्या होता है. डू यू गेट द पेंशन और नॉट? तो आप मुझे कमेंट करके खुद से बताएंगे. आप पेंशन वाले नोट्स में जाएंगे और मुझे बताएंगे कि हाँ सर इनवैलिड पेंशन में क्या होता है, आप मुझको बताओगे. ठीक है. If the person gets invalid pension, what happens? So all the adjustments that you have to go through. There are different ways also given. एक 9.5 की सर्विस पे भी आपको कैलकुलेट करने को दिया, 25 साल पे भी दिया है. सॉल्यूशन को थोड़ा सा असेस कर लेते हैं. डेट ऑफ रिटायरमेंट इज 31/7/2024 and qualifying service is 9.5 years. It is given. So how do you calculate the pay? Pay is calculated that 1/7/2023 to 36/2024. His pay is 74,000. तो दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है. ये रहा 74,000 है. बट जुलाई में इसका इंक्रीमेंट लग गया होगा दोस्तों. सो इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीमेंट हिज पे विल बी 76,200 till the retirement time. Now we will find out last 10 months. Last 10 month from the date of retirement, that is 31/7/2024. तो एक महीना तो ये last 10 months we are counting, and 9 months his pay was this much. So average emoluments इस तरीके से हम यहाँ पे बड़े easily calculate कर लेंगे. बड़ा ध्यान से देखिए, मैं दोबारा से बता देता हूँ एक बार. In order to calculate average emoluments, you have to know what is the pay of this particular officer in last 10 months. So you have to calculate. आपको उसने 1/7/2023 से दिया है ना, तो 74,000, 74,000. You put an increment on that. Either from the pay matrix you can get it, or you can simply use your calculator and say 74,000 plus 3/100 and 740. So 740 will be, sorry I have done something wrong. 74,000 into 1.03 कर लीजिए आप सीधे, 76,220. So guys, this will be rounded back. If it is above 250 then it goes further. तो वैसे तो पे मैट्रिक्स मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप ऐसे भी कर सकते हो. Rounded back below 50 and rounded above 50. That's how it happens, right? तो लास्ट 10 मंथ्स में से फिर हम पिछले 10 months की सैलरी देखेंगे. So only for 1 month he was getting 76,200. Rest of the month he was getting this much. Total किया, divide by 10, it becomes the average emoluments. Okay. Pension. Go to the formulas. Check. आप चेक करिए. पेंशन होती है 50% ऑफ एवरेज एमोलमेंट्स और 50% ऑफ लास्ट एमोलमेंट विच एवर इज बेनिफिशियल. ये दोनों मैंने आपको कैलकुलेट करके यहाँ दे दिए हैं. डिवाइड बाय 2 इसलिए किया है 50% निकालने के लिए. 50/100 इज इक्वल टू 1/2. सिंपल. Another thing to be calculated is retirement gratuity. So emoluments for gratuity will be last basic pay plus DA. That is 76,200 plus DA. DA is also given in the question. 53% DA यहाँ पे दे दिया है. बड़ा इजी है. एक बार आप फॉर्मूलाज को समझ लीजिए. सबसे पहला, योर टास्क शुड बी, आई एम गिविंग यू दिस टास्क. ओके, योर टास्क शुड बी दैट यू गाइज नो दीज फॉर्मूलाज. आप मुझे मैसेज करके बताइएगा कि हाँ सर हमने फॉर्मूला पढ़ लिए. अगर आप सर्विस ग्रेचुटी का फॉर्मूला जानते हैं देन you know that you have to calculate half of basic pay plus DA into including completed half years. That means you have to calculate qualifying service,
then divided by 2 to make it number of half years, and for half years आपको ये वाली टेबल आनी चाहिए, half year वाली, and half of basic pay, that you need to know the basic pay and you know how to put DA on that. अगर आप formulas को समझ गए एक बार, then you will know that what requirements you need. Like एक requirement है basic pay plus DA निकालना, दूसरा requirement है half years निकालना, third requirement is uh, 12 months emoluments in case of residuary gratuity, 10 months emoluments in case of in case of in case of what, ये जो भी हम कर रहे थे, यहाँ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, 10 months average emoluments we were calculating for the sake of pension. ये एक बार फॉर्मूला आपको समझ में आ गए तो फिर आपको पता है आपको क्या फाइंड आउट करना है. सो एमोलमेंट्स फॉर ग्रेचुटी विल बी लास्ट बेसिक पे प्लस डीए, दैट इज 1,16,000 हो गई इसकी, इनटू 19/4. Remember the formula for gratuity is 1/4. So it becomes 5,53,784. बेचारे की सर्विस बहुत कम हुई है ना. Service is very less, only 9.5 years. So he's getting that much. In case family pension is to be paid, अगर इनकी डेथ हो जाती है और फैमिली पेंशन मिल रही है आफ्टर रिटायरमेंट, then 30% of last pay drawn, that is 22,820. Enhanced family pension, there were two conditions. On service death हो जाती है किसकी, and before the age of 67 हो जाती है. So till 67 and in this case 10 years. अगर आपको याद आ गई हो ना ये बात, मुझे कमेंट करके बताइएगा सर यस आई रिमेम्बर, ग्रुप में डालिएगा कमेंट. ओके, सो एनहेंस फैमिली पेंशन अगर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देखो अब यहाँ मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ 50 आएगा. ओके, आप अपने नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा. दिस विल बी 50% so it becomes 38,100. Residuary gratuity, if someone dies after the retirement within how many years, आप मुझको कमेंट करके बताएंगे सर रेसिडुअरी ग्रेचुटी के लिए इंसान को रिटायरमेंट के कितने साल के अंदर रेसिडुअरी ग्रेचुटी मिलती है. You will tell me. I have we had a good discussion on residuary gratuity. So you will tell me कि सर रिटायरमेंट के इतने साल के अंदर हमको रेसिडुअरी ग्रेचुटी मिल जाती है. You will tell me. Okay, I'll be waiting for it. So 12 times of emoluments. Why? Why? Due to this table. है ना, डेथ वाली टेबल जो थी ना, कहाँ गई देखो ये रही. ओके, 9.5 years, 5 साल और 11 साल के बीच में फॉल कर रहे हैं. सो 12 टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट हियर, 12 टाइम्स ऑफ लास्ट एमोलमेंट्स विल बी 30,99,032. तो हमको ये देखना है, वी इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू हैव अ लुक दैट दिस पर्सन टिल द डेट ऑफ डेथ हैज एटलीस्ट रिसीव्ड दिस मच अमाउंट, उसको इतना पैसा जरूर मिल गया. सो इनको एक तो रिटायरमेंट ग्रेचुटी दी थी हमने, प्लस ही इज ड्रॉइंग पेंशन, ही गॉट पेंशन ओनली फॉर 2 months एंड ही डाइड. सो इतना पेंशन इनको मिल पाया, वो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है उनका डेट ऑफ बर्थ. ठीक है ना. टोटल 6,70,370 has been paid. That is retirement gratuity plus 2 months pension इनको मिल पाई है. So residuary gratuity will be subtraction equal to 7,28,662. क्या फॉर्मूला हुआ residuary gratuity का, देखो ऊपर लिख दिया, परेशान होने की कोई बात नहीं. क्या लिख दिया, 12 months emoluments basic pay plus DA minus retirement death gratuity plus pension drawn up to date of death plus commutation value. यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया. एक छोटी सी गलती हो गई, एक छोटी सी गलती, उसको करेक्ट कर लेता हूँ. ये वाला 12 मंथ नहीं था यहाँ पे. ओके, वो फॉर्मूला में ही था. ये वाला 12 मंथ, दिस वाज गिवन इन द फॉर्मूला इटसेल्फ. क्या मैं गलत हूँ, मुझे बता दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ इस मामले में. वैसे मेरे ख्याल से ये 12 जो है फॉर्मूला में था, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इट दैट वे, इट वाज गिवन इन द फॉर्मूला इटसेल्फ. सो रेसिडुअरी ग्रेचुटी विल कम आउट. अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, सो दैट आई विल करेक्ट इट. सर्विस ग्रेचुटी, यू नो, अगर आपकी सेवा 5 साल की हो गई है और 10 की नहीं हुई है, यू गेट सर्विस ग्रेचुटी इन ल्यू ऑफ पेंशन. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्विस ग्रेचुटी इज द लास्ट पे इनटू 1/2 into number of complete half years. This will be the service gratuity paid to this particular person. 9.5 साल रह गए थे ना इसके, 19 हाफ ईयर हो पाए थे, 20 नहीं हो पाए थे, है ना. 19 half years were given. What is the case of death gratuity? In case of death gratuity, ये वो 12 वाला है ना, वो हमने यहाँ सही कैलकुलेट किया.
ओके ओके, आई एम सॉरी, आई हैव टू गेट बैक टू इट। ये 12 टाइम्स ऑफ एलिमेंट्स भी सही था। यहाँ पे जो था ये 12 टाइम्स ऑफ एलिमेंट्स, दिस वाज अबाउट व्हाट, दिस वाज अबाउट द फॉर्मूला। हियर इट इज अबाउट डेथ ग्रेचुटी। तो ये आप देख लीजिए, बहुत इजी है डेथ ग्रेचुटी कैलकुलेट करना। रिमेंबर, इन केस ऑफ डेथ ग्रेचुटी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेथ ग्रेचुटी? हैव अ गुड लुक एट इट। आप यहाँ आ जाओ और देखो, बेसिक पे प्लस डीए इनटू हाफ ईयर्स बाय 2। ओके, तो इन्होंने यहाँ क्या कैलकुलेट किया देखो, लास्ट बेसिक पे प्लस डीए दिस मच, and death gratuity will be this much. Okay, and death gratuity if 25 years केस में, this will be your death gratuity। तो ये दो इसमें केस दिए थे डेथ ग्रेचुटी के, वो दोनों केसेस आपको डेथ ग्रेचुटी के अच्छे से देख लेते हैं ना, आपको दोनों केसेस डेथ ग्रेचुटी के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम लीविंग इट ऑन यू गाइस, यू हैव अ गुड लुक एट इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ बिफोर गोइंग इन टू द सोल्यूशन। आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, यू हैव टू सॉल्व इट एट योर ओन वे एंड देन मैच इट विद योर आंसर। तो मैं अभी इसको इसलिए नहीं करा रहा हूं आप लोग को, अगर मैं करा दूंगा तो फिर आप लोग क्या करोगे। दिस वीडियो इज ऑलरेडी अराउंड लाइक 36-40 मिनट्स, आई थिंक वेरी आइडियल वीडियो टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। एंड टेल मी गाइज इफ यू हैव डाउट ऑन दिस। ओके, डाउट ऑन बोथ ऑफ दीज, तो मुझको आप मैसेज करके जल्दी से बताइए कि सर इसमें एक गड़बड़ हुई है, उस गड़बड़ को हम सही करेंगे। वो गड़बड़ क्या है आपको फाइंड आउट करनी है, मुझे रिपोर्ट करना है। व्हाट हैपेंस विद दिस, आई गेट at least some reassurance that you guys are listening। तो थोड़ी सी reassurance होती है, बट क्वेश्चन देख लीजिएगा पहले, है ना, कोई भी जल्दबाजी में बताने से पहले क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। एंड द क्वेश्चन सेज व्हाट, ओके हियर इज द क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेथ ग्रेचुटी इफ ही डाइड ऑन 31/7 while in service after qualifying service of 9.5 years। okay, and if died while in service after qualifying service of 25 years। तो ये आप दोनों देख के और मुझे बताइएगा, आई हैव लेफ्ट इट फॉर योर इंटेंशंस गाइस, मुझे बताइएगा कि इसमें और इसमें व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल मी, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। एंड बाय द वे दिस साउंड वाज शिफ्टिंग ऑफ द चेयर, ये कुर्सी खिसकने की आवाज थी, गलत मत समझिएगा मुझे किसी भी तरीके से। ओके, सो आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो फॉर योर रेफरेंस। एंड द बैटरी आप सबकी भी डाउन है, मेरी भी डाउन है अब तो। सो द थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज यूएसओएफ, इट्स कमिंग अप। एंड on 6th, that is today, I will be completing USOF as well in whatever my capacity it is। So have a good look at it till tonight, that is 6 तारीख को 9 बजे तक आप लोग अपने सारे डाउट इस संबंध में क्लियर कर लीजिए। Then I am coming up with a video which has to be a video of पेपर 1 एंड पेपर 2 में क्या आने वाला है इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। रिविजनरी वीडियो आई एम गोइंग टू पोस्ट, आई एम गोइंग टू बी लाइव विद यू ऑन दैट रिविजन वीडियो and we will see whether you have studied it or not। So take care guys, good night from my side, all the best, keep studying, have your 38 minutes at your disposal, bye bye। और अच्छे से थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे रिस्पॉन्ड बैक करिएगा कि हाँ सर हो गया।